सुनीता दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसका पति संजय अपने पिता राम प्रसाद जी से फोन पर बातें करते हुए कमरे से बाहर निकला। फोन स्पीकर पर था, इसलिए सुनीता भी खाने को बीच में ही रोककर दोनों बाप बेटे की बातें सुनने लगी। उसके ससुर राम प्रसाद जी अपनी बेटी रचना के घर से बोल रहे थे। संजय ने तीखे शब्दों में पूछा, पिताजी, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि आप आ रहे हैं या नहीं। आखिर कब तक वहाँ बेटी दामाद के घर पड़े रहेंगे? अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल कीजिए। भला आज तक कोई पिता अपनी बेटी दामाद के घर रुका है? मुझे तो लगता है कि आपका दिमाग ही चला गया है जो ऐसी बातें कर रहे हो। तभी उधर से राम प्रसाद जी की कड़क आवाज आई, नहीं सुनी तो अब सुन लो बेटा, और कितनी बार कहूँ तुझे कि मैंने बेटी दामाद के घर रहने का फैसला काफ़ी सोच समझ कर लिया है। मुझे अब अपने दामाद का घर ही अच्छा लगता है। कम से कम यहाँ एक कप चाय के लिए 10 बार कुत्ते की तरह भौंकना तो नहीं पड़ता। रचना और सुमित मेरी हर बात का पूरा ख्याल रखते हैं, और जब वो लोग भी मुझे बोझ समझने लगेंगे तो आशीर्वाद वृद्ध आश्रम तो है ही मुझ जैसे बेसहारा और बोझ बन चुके बूढ़ों के लिए। इसलिए तुम लोग अब मेरी चिंता मत कीजिए। राम प्रसाद जी बोले तो बेटे संजय ने और जहर उगलते हुए कहा, तो फिर पड़े रहिए बेटी दामाद के घर और उनके हाथों से अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहिए। तभी संजय को गुस्सा होते देख सुनीता भी उठकर बाहर आ गई। उसे अपने ससुर के कहे शब्द सब सुनाई पड़ रहे थे। तभी उधर से आवाज आई, हाँ हाँ, अपना आत्मसम्मान खोकर बेइज्जत बाप बने रहने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मैं इज्जतदार घर ससुर ही बना रहूं। और इसी के साथ उन्होंने फ़ोन पटक कर अपनी नाराज़गी जाहिर की। तो संजय ने भी गुस्से में स्पीकर का स्विच बंद कर दिया। अपने ससुर जी की बात सुनकर सुनीता को अपने आप पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो आई। वो सोचने लगी कि उसके मायके में जब लोगों को पता चलेगा कि उसके और संजय की लापरवाही के चलते उसके ससुर को बेटी के घर जाकर रहना पड़ रहा है, तो मायके के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उसकी भाभियाँ क्या माँ को ताना मारने का ऐसा सुनहरा मौका क्या हाथ से जाने देंगी? नहीं नहीं, किसी भी तरह रिश्तेदारों को ये खबर होने से पहले उसे अपने ससुर को मनाकर वापस लाना ही पड़ेगा। पर इस बारे में पहले संजय से बात करनी होगी। ये सोचकर सुनीता ने संजय से कहा, देखो जी, जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आखिर वो तुम्हारे पिताजी हैं और उन्होंने तुमको 2 बातें कह भी दी, तो क्या हुआ? तुम्हें चुप रह जाना था। थोड़ा सह लेते और उनसे नरमी से पेश आते तो यूं बात का बतंगड़ नहीं बनता। हाँ हाँ, अब तो तुम भली बनने का नाटक करोगी ही, लेकिन तब तो बूढ़े आदमी को समय पर खाना और नाश्ता देने में तुम्हारी नानी मरती थी। ऊपर से रात दिन बाबूजी की शिकायत कर करके तुमने ही मेरा जीना हराम कर रखा था। और अभी भी तुम्हें बाबूजी के जाने का दुख नहीं है, बल्कि उनके साथ पेंशन के 10,000 रुपये जाने का गम सता रहा है। संजय ने गुस्से में सारा दोष सुनीता के सिर पर मंड दिया, तो वो भी तिल मिला उठी और व्यंग्य भरे लहजे में बोली, तो तुम भी कौन सा बाबूजी की याद में तड़प रहे हो? अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम्हें बाबूजी के रुपयों की कोई ज़रूरत नहीं है। संजय को जब सुनीता ने उल्टा आईना दिखाया तो वो खामोश हो गया। फिर कुछ नरमी से बोला, खैर, जो हो गया सो हो गया, अब इस पर बहस करके क्या फ़ायदा। अब तो बस ये सोचो कि उन्हें वापस कैसे बुलाया जाए, क्योंकि जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो अब खुद आने वाले नहीं हैं। अभी तो वो रचना के घर पर हैं, लेकिन वहाँ भी अगर उनके आत्मसम्मान को जरा सी भी ठेस पहुँची तो वो आशीर्वाद वृद्ध आश्रम जाने में
एक पल की भी देरी नहीं करेंगे। उसके बाद वहाँ से वो शायद ही वापस आए। अगर तुम कहो तो मैं बात करके देखती हूँ। अब गलती हमने की है तो उसे सुधारने की कोशिश भी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। आखिर वो हमारे पिताजी हैं, सुनीता ने कहा। तो संजय बोला, नहीं, तुम रहने दो। बाबूजी को गए महीना भर तो हो ही गया है। अब हफ्ते भर बाद ही बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां होने वाली हैं। तब हम सब जाकर बाबूजी को मनाकर आदर के साथ वापस ले आएंगी। ये सब सुनकर दोनों बच्चे पर्दे के पीछे से निकलकर आए, जो मम्मी पापा की ऊंची आवाज़ सुनकर वहां आ गए थे, और बोले, मम्मी, क्या सच में दादाजी हमारे पास वापस आ जाएंगे? दोनों बच्चे खुशी से उछलते हुए एक स्वर में बोले, हाँ बेटा, वो ज़रूर आएंगे। हम सब मिलकर उन्हें लेने जाएंगे। सुनीता भीगे स्वर में बोली। तो संजय के चेहरे पर भी स्नेह भरी मुस्कान आ गई। एक हफ्ते बाद दोनों बच्चों की छुट्टियां हुई तो वो सब अपनी कार से बाबूजी को लेने निकल पड़े। संजय ने पहले ही अपनी बहन रचना से फ़ोन करके ये पूछ लिया था कि बाबूजी घर पर हैं कि नहीं, और उनका कहीं पर जाने का प्रोग्राम तो नहीं है। सच है, बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं जो साथ रहने वाले अपनों के महत्व को समझ नहीं पाते, पर किसी कारण से जब वही अपने उनसे दूर हो जाते हैं तब उनकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। यही हाल संजय और सुनीता का था। जब तक बाबूजी साथ रहते थे उन्हें हर समय ऐसा लगता था कि बाबूजी बेवजह उनके कामों में टोका टोकी कर रहे हैं, बच्चों से गैर जरूरी बातें करके उनका समय बर्बाद करते हैं। बाबूजी ने सब पर ही एक तरह से अंकुश लगा रखा है। ऐसा लगता था मानो उनकी आज़ादी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बाबूजी कहते थे कि जीवन में कुछ बनने के लिए अपने बच्चों में अनुशासन का बीज रोपण करने के लिए पहले खुद को अनुशासन में रहना पड़ता है, तभी बच्चे भी हमें अपना आदर्श मानकर हमसे कुछ सीख पाते हैं। पर सुनीता और संजय को उनकी ये बातें कोरी बकवास लगा करती थी, लेकिन आज उन्हें बाबूजी की कही एक एक बात में सच्चाई का वास हो रहा था। बाबूजी से हर महीने उनकी पेंशन को लेना तो उन्हें याद रहा, या यूं कहें कि अपना अधिकार तो उन्हें याद रहा, पर फर्ज निभाने से वे चूक गए। अपनी सहेलियों से गप्पे लड़ाते हुए सुनीता अक्सर भूल जाती थी कि बाबूजी चाय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वो शुगर के मरीज हैं, पर उनके ही दिए पैसों से शुगर फ्री खरीदने में भी उन्हें पैसों की बर्बादी लगती थी। संजय ने भी कभी ये नहीं सोचा कि बूढ़े पिता को उससे भी कुछ उम्मीद हो सकती है। 2 घड़ी संजय से बात करने को वो तरस जाते थे, पर संजय को उसकी कोई परवाह नहीं थी। बाबूजी ने तो संजय को बड़ा होते ही अपना दोस्त बना लिया था, पर वही कभी उनका दोस्त नहीं बन पाया। वो दोनों ये सोच ही रहे थे, तभी रास्ते में अचानक गाड़ी घर घर करके हिचकोले खाकर रुक गई। ये तो अच्छा हुआ कि पास ही में एक मोटर गैरेज था। धक्के देकर गाड़ी को वहां तक ले जाया गया। मैकेनिक ने जांच करने के बाद बताया कि ब्रेक पाइप फट गया है और उसे ठीक होने में कम से कम 1 दिन तो लगेगा ही। लेकिन ये एक इत्तेफाक था कि उनकी गाड़ी सुनीता के मायके वाले शहर में खराब हुई थी, इसलिए कोई उपाय नहीं देखकर उन्होंने गाड़ी ठीक होने तक सुनीता के मायके में रुकने का फैसला किया। एक टैक्सी कर संजय अपने पूरे परिवार को लेकर ससुराल की ओर चल दिया। तभी उन्हें अचानक आया देखकर सभी बहुत खुश हुए। सुनीता के परिवार में उसके मम्मी पापा के अलावा उसके 2 बड़े भाई और भाभियां भी थीं। बड़े भैया के 2 जुड़वा बेटे और छोटे भैया की एक बेटी थी। बच्चों में उम्र का ज़्यादा फासला नहीं था, इसलिए जल्द ही
वो एक दूसरे से घुल मिल गई और हरदम मचाने लगे। सुनीता माँ बाबूजी के साथ थोड़ी देर बातें करने के बाद संजय को वहीं छोड़कर रसोई की ओर चल पड़ी, जहाँ उसकी दोनों भाभियाँ रात के खाने की तैयारी में लगी थी। सविता ने भाभियों का हाथ बटाना चाहा, पर भाभियों ने साफ इनकार कर दिया और वही रसोई के बाहर पड़ी कुर्सी पर बैठाकर बातें करने लगी। तभी कुछ देर बाद सुनीता ने देखा कि उसकी भाभियों ने बातों ही बातों में कितने सारे पकवान बना लिए। वे जब 2 तरह की सब्जियां बना रही थी तो सुनीता ने पूछ लिया कि भाभी, ये कम तेल मसाले की सब्जी किसके लिए बना रही हो? तो बड़ी भाभी ने कहा कि मम्मी पापा जी बहुत सी खाने की चीज़ों से परहेज करते हैं। उनकी उम्र देखते हुए उनके लिए थोड़ा अलग से बनाना पड़ता है, पर माँ बाबूजी को तो कोई बीमारी नहीं है, फिर उनके लिए आप लोग इतना झंझट क्यों कर रहे हैं? सुनीता ने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा। तो छोटी भाभी बोली, अरे तो क्या हुआ दीदी, बुजुर्ग लोग हैं, परहेज करते हैं, तभी तो उनकी सेहत अच्छी है, फिर उनके लिए कुछ करने में परेशानी कैसी? ये तो हमारा फर्ज है। वैसे भी तुम जितना अपने ससुर जी के लिए करती हो उस हिसाब से तो हम कुछ भी नहीं करते। मैंने क्या किया है भाभी, और आपको कैसे पता चला? सुनीता कुछ असमंजस भरे स्वर में बोली। तो बड़ी भाभी ने हंसते हुए कहा, अब रहने भी दो दीदी, ज़्यादा भोली मत बनो। कल ही तो तुम्हारे ससुर जी का फ़ोन आया था। उन्होंने तुम्हारे और संजय जीजू के बारे में हमें सब कुछ बताया। यह सुनकर सुनीता के मन में न जाने कैसे कैसे बुरे विचार और संदेह उठने लगे कि बाबूजी ने जरूर उनकी शिकायत की होगी और इसीलिए भाभियां उसे यूं ताने मार रही हैं। पर अपने मन का संशय प्रकट न कर उसने कहा, क्या बताया बाबूजी ने? क्या वो हमसे नाराज हैं? अरे दीदी, भला वो क्यों नाराज होंगे तुमसे? वो तो तुम्हारी और संजय जी की बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि बहू तो ऐसी है कि किसी भी चीज़ के लिए मेरे मुंह खोलने से पहले ही वो समझ जाती है कि मुझे क्या चाहिए। पता नहीं भाभी और भी क्या क्या कहती रही, जिसे सुनकर सुनीता को उसकी अंतरात्मा धिक्कारने लगी कि अपनी नासमझी की वजह से उसने कभी भी बाबूजी की परवाह नहीं की। अपनी सहूलियत के हिसाब से इस बात का ख्याल किए बगैर कि वो खाना बाबूजी की सेहत के लिए ठीक है या नहीं, वो कुछ भी उनके सामने रख देती थी। शुरुआत में 1-2 बार बाबूजी ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश भी की थी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी तबीयत आए दिन खराब होती जा रही थी। एक उसकी भाभियां हैं जो उसके स्वस्थ माता पिता का भी कितना ख्याल रखती हैं, और एक वो है जिसने अपने ससुर जी का कभी कोई ध्यान नहीं रखा। दूसरी ओर उसके ससुर जी हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके मायके में किसी से कोई शिकायत ना कर तारीफ के पुल बांध दिए। ये सब सोचकर पश्चाताप की आग में जलती हुई सुनीता की भावनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से छलकने लगी। वो मन ही मन प्रतिज्ञा करने लगी कि आगे से वो कभी भी बाबूजी को किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगी। उधर संजय भी सुनीता के भाइयों का अपने माता पिता के साथ व्यवहार देख रहा था। वो भी उन्हें देखकर शर्मिंदगी से भरा जा रहा था। सुनीता के दोनों भाई अपना खुद का कारोबार संभालते थे। दोनों ने ही घर आकर उस दिन की बिक्री से हुई सारी कमाई का हिसाब अपने पिता को बताया। हालांकि उन्होंने किसी से भी कमाई का ब्यौरा देने के लिए नहीं कहा था। कुछ देर पास बैठकर बाप बेटों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर वे लोग संजय के साथ बातें करने में बिजी हो गए। संजय मन ही मन सोच रहा था कि वो तो अपने पिता का इकलौता बेटा है, इसलिए उसे तो
उनकी हर बात की ओर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। माँ के गुजर जाने के बाद पिताजी अपनी बात कहते भी तो किससे? वो क्यों अब तक अपने पिता के मन की पीड़ा को समझ नहीं पाया? आज पहली बार उसने सुनीता के भाइयों का अपने माता पिता के साथ बातचीत और व्यवहार को देखकर ये जाना कि बुजुर्गों के अनुभव से कैसे लाभ उठाया जा सकता है। बच्चे कैसे दादा दादी की वजह से पारिवारिक इतिहास को जानते हैं। वो अपनी संस्कृति और रिश्तों की जड़ों से जुड़ते हैं। हमारे बुजुर्ग ही तो इन सारी चीज़ों की मूल जड़ होते हैं, वरना हम तो बस शाखा मात्र होते हैं। अगर मूल जड़ को ही काटकर फेंक दिया जाए तो गृहस्थी का पेड़ कैसे फल फूल सकता है? पर अब उसने भी ठान लिया कि अब से वो बाबूजी की पेंशन के रुपयों को कभी हाथ भी नहीं लगाएगा, बल्कि उनकी ज़रूरत को अपने कमाए पैसों से पूरी करेगा। अगले दिन गाड़ी ठीक हुई तो वो सब बाबूजी को लेने निकल पड़े। अब उनके सामने अपना इरादा बिल्कुल साफ हो चुका था। उन्हें विश्वास था कि उनकी नादानी को माफ़ कर बाबूजी ज़रूर उनके साथ वापस अपने घर आ जाएंगे। भला उन जैसा स्वाभिमान इंसान कभी बेटी दामाद के घर थोड़ी ना रह सकता है। ये सब तो बाबूजी ने उन्हें सबक सिखाने के लिए कहा होगा। इसी सोच के साथ जब वे रचना के घर पहुँचे तो बाबूजी बरामदे में बैठे रचना के बच्चों को कहानी सुना रहे थे। दोनों बच्चे जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे तो दौड़कर अंदर गए और दादा से लिपटकर बोले, दादाजी घर चलिए ना, बहुत याद आती है आपकी। राम प्रसाद जी अचानक बच्चों को सामने देखकर प्यार से उन्हें सीने से लगा लिया। तभी संजय आगे बढ़कर पिताजी के पैरों में गिर गया। बाबूजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपकी कदर नहीं की। अब से आपके बिना एक पल भी नहीं रहेंगे। हमारे घर की असली शान तो आप ही हैं। तभी सुनीता भी रोते हुए बोली, बाबूजी मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर आपकी सेवा करूंगी। तो राम प्रसाद जी ने दोनों को उठाया। उनकी आंखें नम थी पर होठों पर संतोष भरी मुस्कान थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बेटा अब बस सबक मिल गया ना। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, बस दिल में यही चाह थी कि तुम समझो कि माता पिता बोझ नहीं होते, घर की नींव होते हैं। अब मेरे लिए तुम्हारा घर ही मेरा आसरा है और तुम लोग ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति हो। इसी विश्वास के साथ वो सब खुशी मन के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। दोस्तों, माता पिता कभी बोझ नहीं होते, वो जड़ होते हैं जिनसे परिवार का पूरा वृक्ष खड़ा रहता है। जड़ें मजबूत हों तो घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।